हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइको सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी। मींस ऐसे कुछ इश्यूज़ जो प्रेगनेंसी के आउटकम को अफेक्ट करते हैं, जिसमें थोड़े से सोशल इश्यूज़ भी हैं, थोड़े से मेंटल इश्यूज़ भी हैं और हमारे कल्चर को अफेक्ट करने वाले इश्यूज़ भी हैं। सो फर्स्ट इश्यू है सिंगल मदर। तो ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिन रीज़न्स को हम सिंगल मदर कहेंगे या जिन इश्यूज़ को हम सिंगल मदर्स में इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट है अनमैरिड मदर्स। कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी मैरिज होने से पहले ही डेवलप हो जाती है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है कि ये एक अनप्लान प्रेगनेंसी हो, या ये भी हो सकता है कि मैरिज का कमिटमेंट किया गया हो और बेबी चाहिए था, चाइल्ड चाहिए, लेकिन मैरिज का कमिटमेंट कर लिया और देन बाद में मैरिज नहीं की, तो वो मदर भी सिंगल मदर कहलाएगी। और भी ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जहाँ पर हम मदर को सिंगल मदर्स कह सकते हैं कि मैरिज का डिसीजन था, लेकिन बाद में अगर मैरिज नहीं हुई और प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो चुकी थी, या फिर प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो चुकी थी मैरिज से पहले और अब प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करना, एबॉर्शन करना पॉसिबल नहीं होगा, कहीं ना कहीं मदर को और फीटस को नुकसान हो सकता है। सो इस सब इश्यूज़ के अंदर अनमैरिड मदर्स आती हैं। सिंगल मदर्स के अंदर सेकंड विडोज़ को हम इंक्लूड कर सकते हैं। विडोज़ जिनका अभी इमीडिएट लॉस हो चुका है, उनकी हस्बैंड की एब्सेंस में वो घर के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती है, अपने बच्चे को नहीं संभाल सकती हैं। सो वो भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, इसलिए वो भी एक सिंगल मदर है। वो उसको खुद ही अकेले पालन पोषण करना होगा, लेकिन हस्बैंड की एब्सेंस की वजह से वो नहीं जा सकती। थर्ड है सेपरेशंस। ऐसा भी हो सकता है कि फादर जो है वो मिलिट्री की ड्यूटी पर है या फिर मदर से सेपरेट हो चुका है, तो उस कंडीशन में भी उस मदर को अकेले ही सब कुछ देखना होगा। नेक्स्ट है डाइवोर्स्ड। सो डाइवोर्स्ड जो वुमेंस होती है उनको भी हम सिंगल मदर की कैटेगरी में रखते हैं। डाइवोर्स वुमेंस सिंगल मदर की कैटेगरीज में कैसे इंक्लूड होंगी? ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी प्लान्ड प्रेगनेंसी हो, कभी कभी रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, बचाने के लिए भी प्रेगनेंसी प्लान की जाती है। तो मे भी हो सकता है कि प्लान प्रेगनेंसी हो लेकिन ये वर्क नहीं किया और उनका डाइवोर्स हो गया और उसे अकेले ही पालना पड़ रहा है। या फिर ये टोटली अनप्लान प्रेगनेंसी भी हो सकती है। डाइवोर्स और प्रेगनेंसी दोनों के बीच में फिर एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है पेशेंट को। सो जो डाइवोर्स्ड वुमन है, चाहे वो प्लान प्रेगनेंसी हो चाहे वो अनप्लान प्रेगनेंसी हो, वो भी सिंगल मदर्स के अंदर काउंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरोगेट मदर्स की। सो सरोगेट मदर्स क्या होती हैं? ऐसी मदर्स होती हैं जो कि इनफर्टाइल जो कपल है या इनफर्टाइल जो वुमन है, जो खुद एम्ब्रियो को कैरी नहीं कर सकती, बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, तो ये जो सरोगेट मदर्स होती हैं ये किसी दूसरे कपल के एम्ब्रियो को खुद कैरी करती है 9 महीने के लिए और उनको बच्चा पैदा करके देती है। तो वो भी एक तरीके से सिंगल मदर्स के अंदर ही काउंट होती है। सो नेक्स्ट है काउंसलिंग फॉर सिंगल मदर्स। अब सिंगल मदर्स की काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ जो सिंगल पेशेंट्स हैं या सिंगल मदर्स हैं उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, चाहे उनकी एज कुछ भी हो। उनको रियलिस्टिक प्लान्स के बारे में बताना है, उनकी फ्यूचर प्लानिंग करवानी है, उनके गोल सेट करने हैं कि चलो ठीक है, अब आप बिल्कुल सिंगल हो और अब आपको आगे सब कुछ अपना भी देखना है और होने वाले बच्चे का भी देखना है। तो इससे रिलेटेड उनके गोल्स को सेट करना चाहिए, उनको फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा गाइड करना चाहिए। नेक्स्ट, इमोशनल स्ट्रेस के साथ में उनका जो कोप करना है, उनको इमोशनल स्टेट के साथ में उनको किस तरीके से एडजस्ट करना है उसके बारे में उनको बताना चाहिए। ड्यूरिंग लेबर कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ उन्हें आ सकती है इसके बारे में उन्हें काउंसिल करना चाहिए। और हो सके तो लेबर के समय पर जो कोई उनका क्लोज़ रिलेटिव या कोई क्लोज़ फ्रेंड्स उनके साथ रहें ताकि उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पूरा इमोशनल सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट, हम सपोर्ट ग्रुप से उस पेशेंट की मीटिंग करा सकते हैं कि उनको एक अबॉर्शन लेना है या चाइल्ड को कंटिन्यू करना है या चाइल्ड को प्रेगनेंसी को कंप्लीट करने के बाद में जो बेबी आएगा, न्यूबॉर्न आएगा, उसको अडॉप्शन सर्विसेज के लिए देना है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी उनकी क्वेरीज़ हैं उनको सपोर्ट ग्रुप से मिलाना है कि जो सिंगल मदर है वो चाहती क्या है। वो एबॉर्शन चाहती है, वो चाइल्ड को खुद रखना चाहती है डिलीवर करने के बाद, या डिलीवर करने के बाद वो एडॉप्शन एजेंसीज़ को देना चाहती है। इन सब क्वेरीज से रिलेटेड काउंसलिंग सोर्स उसको प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है
इन्फॉर्म द कम्युनिटी एजेंसीज़ कुछ ऐसे डेवलप होती है, सपोर्ट्स ग्रुप्स होते हैं जिनको इन्फॉर्म करना है, और डिलीवर आउट होने के बाद में उनको चाइल्ड केयर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो हैंडल कर सके थोड़ा, और अपने अकेलेपन से वो कोप अप हो सके, उसका रिहेबिलिटेशन हो सके। ये सब चीज़ें जो हम काउंसलिंग सर्विसेज में उसको सिंगल मदर को ऑफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट इश्यू है हमारा प्रेग्नेंट, टीनेज, मैरिड, अनमैरिड वुमेंस। सो टीनेजर्स जो भी स्टिल ग्रोइंग है, टीनेजर्स का मतलब क्या, जो टीन एज में है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ओके। सो जो टीनेजर्स हैं जो अभी ग्रो कर रहे हैं, इनके अंदर फिजिकल चेंजेस भी बहुत सारे आएंगे, तो इनको स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशनल नर्सिंग केयर प्लान की ज़रूरत है। इनकी डाइट को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि उन्हें कितना, कहाँ और क्या खाना चाहिए जो उनके लिए न्यूट्रिशियस हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी जो है वो उन मदर्स की बहुत ज़्यादा हैं जो 20 साल से कम उम्र की हैं, और उनके जो इन्फेंट हैं उनमें अगर डिलीवर आउट भी हो गए हैं इन्फेंट, तो वो बिल्कुल लो बर्थ वेट बेबीज़ पैदा होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी प्री नेटल केयर ढंग से नहीं हो पा रही है। वो मदर इतनी छोटी है कि वो अपने आप को नहीं संभाल पा रही, तो बच्चे को क्या संभालेगी, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो टीनेज में कभी कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, या कुछ ऐसे इमोशनल या साइकोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप हो गई, तो उस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी को हाइड कर लेती हैं और कंप्लीट इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। नेक्स्ट, टीनेजर्स जो हैं वो इनको इंस्ट्रक्शंस और फिज़िकल और साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी के इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने चाहिए, क्योंकि ये भी टीन एज में है ना, तो इनका फिजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ है ना, इनका साइकोलॉजिकली मेच्योर हैं ये, तो इनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती हैं। अगर प्रेगनेंसी डेवलप हो भी गई और इस स्टेज पे पहुंच गई कि हम डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है, डिसकंटिन्यूएशन करना पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस उनके जो हम कह सकते हैं कि उनके जो समझ के अकॉर्डिंग स्पेशल इंस्ट्रक्शंस उनको प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है, लगभग 16 मिलियन गर्ल्स जो कि 15 से 19 ईयर्स की हैं वो हर साल बर्थ देती हैं, ठीक है। तो 90% जो है वो उनमें से डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं, जो विकासशील देश है वहाँ पर ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि 15 से 19 साल की जो टीन एज गर्ल्स हैं वो बर्थ ज़्यादा दे रही हैं। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? लिटिल एजुकेशन, या रूरल ड्वेलिंग, या लो इनकम, ये सब इनके कारण हो सकते हैं। हो सकता है सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, हो सकता है कि पैसे नहीं हैं, या हो सकता है कि बड़ी बहन के साथ छोटी की भी शादी कर दी। या फिर पुराने रीति रिवाज और पुराने विचारधाराओं के लोग अक्सर कम उम्र में शादी कर दिया करते हैं। तो ये सारे ऐसे कारण हैं जो कहीं ना कहीं मैटरनल फीटल आउटकम को अफेक्ट करते हैं। एडोलेसेंट मदर से जो बेबीज़ बॉर्न हो रहे हैं उनमें कुछ रिस्क डेवलप हो सकते हैं। वो कौन कौन से रिस्क हैं? प्रीटर्म लेबर वहाँ हो सकता है, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है कंपेयर टू ओल्डर वुमन, और जो बेबीज़ पैदा हो रहे हैं वो लो बर्थ वेट के बेबीज़ हो सकते हैं। तो जो नॉर्मल बर्थ वेट थी वो 2.5 kg का नॉर्मल इंडियन बर्थ वेट है, तो इससे कम के जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें हम लो बर्थ वेट बेबीज़ के अंदर रखते हैं। और ये भी देखा गया है कि एडोलेसेंट्स मदर्स से होने वाले जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनके अंदर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा देखी जा सकती है। सो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स थे। पोटेंशियल रिस्क टू एडोलेसेंट्स मदर्स लाइफ प्रोस्पेक्ट्स, वो तो मदर से होने वाले बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, लो बर्थ वेट बेबीज़ एंड प्रीटर्म लेबर एंड प्रीटर्म बेबीज़ एंड ऑल दैट। यहाँ पर एडोलेसेंट्स मदर उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्थ एस्पेक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। उनको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है, उनके पार्टनर के साथ में सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर उनकी फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस डिस्टर्ब हो सकती हैं। अनवेड मदर्स, यानी कि ऐसी मदर्स जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी मैरिज नहीं हुई है लेकिन प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। जो अनमैरिड मदर्स हैं वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, क्योंकि हमारी सोसाइटी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है। अब वो अनवेड मदर है लेकिन उसकी मैरिज नहीं हुई है, तो वैसे सोसाइटी के अंदर एक फिनोमिना बन जाता है, और वो फिनोमिना अनवेड मदर्स को, ऐसी मदर्स को बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस में ले जाता है,
और स्ट्रेस एक प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ट्रिगरिंग फैक्टर है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, वो अपनी केयर को नेगलेक्ट कर सकती है, फिर होने वाला जो फीटस है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। सो ऐसी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो इनको सपोर्ट करती हैं, सोशल मेडिकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती हैं, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करती हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। सो जो ऐसी अनवेड मदर्स हैं, अनमैरिड मदर्स हैं, उनको उन सपोर्ट ग्रुप से मिलाना चाहिए और स्ट्रेसफुल लाइफ उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रोल ऑफ अनवेड फादर। फर्स्ट है इकोनॉमिक। सो जो अनवेड फादर है, जिनकी मैरिज नहीं हुई है और वो फादर बनने वाला है, तो फर्स्ट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर सकता है प्रेगनेंसी को वो है कैन ही सपोर्ट द चाइल्ड। क्या वो उस चाइल्ड को सपोर्ट कर सकता है, क्या उसके पास जॉब है, क्या वो अब मैरिज कर सकता है ताकि उसकी फैमिली बन सके, उस फादर की एज कितनी है, और अगर वो टीनेजर है और वो स्कूल में है तो अब वो कैसे इस प्रॉब्लम के साथ में डील कर सकता है। सो जो इकोनॉमिक फैक्टर हैं ये जो इन्फ्लुएंस करेंगे उस अनवेड मदर को। सेकंड है सोशल इम्प्लीकेशंस। सोशल इम्प्लीकेशंस में क्या हुआ कि जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ आई तो उनके साथ वाले लोग, उनकी सोसाइटी वाले लोगों का रिएक्शंस क्या था। साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स, ये जो अनवेड फादर है जो अर्ली एज में प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो गई उसके द्वारा किसी फीमेल की, तो उससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि वो जो लड़की है उसके पेरेंट्स का उसको एंगर एक्सपीरियंस कर सकता है, उसका रिलेशनशिप एक्सेट्रा। उससे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो फादर है या नहीं। तो ये सब चीज़ उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है फैक्टर द पेरेंट्स एंड अनवेड मदर, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो अनवेड फादर और अनवेड जो मदर है उसके पेरेंट्स को अफेक्ट करते हैं। वो गिल्टी फील कर सकते हैं, जो भी हुआ उसके लिए फाइनेंशियल बर्डन को फेस कर सकते हैं और उस चाइल्ड को रखने का और अडॉप्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं फैमिलीज से, फ्रेंड्स से। नेक्स्ट साइकोसोशल इशू है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब घरेलू लड़ाई झगड़ा भी हम बोल सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक मोस्ट सीरियस सोशल प्रॉब्लम है और ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है उस विक्टिम पर, उसकी फैमिली मेम्बर्स पर, और स्पेशली हम बात करें तो बच्चों पर इसका बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। उनमें स्लीप प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने डाउट्स को क्लियरली नहीं कह पाते किसी से और बिल्कुल आइसोलेट भी हो सकते हैं। सो जो अगर डोमेस्टिक वायलेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो रही है तो इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो अगर आपके सामने ऐसा कहीं हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आपको बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। स्टडीज़ में ये फाउंड हुआ है कि 4 से 8% जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं वो किसी न किसी तरीके की डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू लड़ाई झगड़ा को फेस करती हैं, जिसमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल एब्यूज़ इंक्लूड है। फिज़िकल एब्यूज़ की बात की जाए तो 6% फिज़िकल एब्यूज़ एंड 29% साइकोलॉजिकल एब्यूज़। एक डेटा फ्रेजाइल डेटा है, एक मोटा तौर पर आप कह सकते हैं कि फ़िज़िकल एब्यूज़ 6% और साइकोलॉजिकल एब्यूज़ जो है वो 29% देखा गया है। डोमेस्टिक वायलेंस के क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं? बहुत सारे, मैंने आपको बताया, बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं। मैटरनल की जो मदर की मेंटल हेल्थ है उसमें, और पेरेंटिंग स्किल्स, वो केयर को नेगलेक्ट कर सकती हैं, खुद की न्यूट्रिशंस की प्रॉब्लम आ सकती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं, या इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो सकता है जो आगे जाकर बहुत ही ख़तरनाक रिज़ल्ट दे सकता है। वायलेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात की जाए तो ओवरऑल जो चाइल्ड है उसकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। फिजिकल, इमोशनल एब्यूज़ नेगेटिव प्रिडिक्टर्स हैं, नेगेटिव इफेक्ट प्रोवाइड करता है। सेम बात चल रही है। वायलेंस के रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि किन किन कंडीशंस के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान वायलेंस हो सकते हैं या कौन लोग ज़्यादा वायलेंस करते हैं। सो इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। लिमिटेड एजुकेशन, यंग एज में शादी हो जाना, या फिर लोअर इकोनॉमिक स्टेटस, एब्यूज़ की हिस्ट्री, सब्सटेंस एब्यूज़,
और नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट वुमन। फैमिली रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स, मेल डोमिनेंस, जो पुरुषवादी समाज जिसको हम कहेंगे, इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड पुअर फैमिली फंक्शनिंग। नेक्स्ट इस फैक्टर है कम्युनिटी। अगर पूरी कम्युनिटी में ही जेंडर इनइक्वालिटी है, यानी कि लैंगिक तौर पर असमानता है, बराबर का दर्जा नहीं है, वहाँ पर भी वायलेंस के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर बहुत फेर बदल करने की ज़रूरत है। जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं, जो इनकी सोच है, उनको बदलने की ज़रूरत है। ऐसी जगह पर डोमेस्टिक वायलेंस हो सकती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वायलेंस हो रही है तो उसकी वजह से क्या क्या ऐसे मैटरनल फिटल आउटकम आ सकते हैं? इनसफिशिएंट वेट गेन, वेजाइनल सर्वाइकल किडनी इन्फेक्शंस, वेजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल टेंडरनेस, हैमरेज, कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग लेबर, डिलेड प्रीनेटल केयर, मिसकैरिएजेस, लो बर्थ वेट, रप्चर मेम्ब्रेन्स, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स बोल सकते हैं, एब्रप्शन प्लेसेंटा, यूटेराइन इन्फेक्शंस और इवन डेथ भी हो सकती है। हेल्थ इफ़ेक्ट बाय वायलेंस, इंजरी हो सकती है फिज़िकल सेक्सुअल अब्यूज़ से, नेक्स्ट डेथ भी हो सकती है, नेक्स्ट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, एसटीडीज़ हो सकते हैं, एचआईवीज़ हो सकते हैं, नेक्स्ट रिस्क बिहेवियर्स मतलब मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्सेट्राज। मेंटल हेल्थ की बात करें तो स्लीप डिफ़िकल्टीज़, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, डिप्रेशंस, ईटिंग डिसऑर्डर्स, बिहेवियर डिसऑर्डर्स, इमोशनल डिसऑर्डर्स एक्सेट्राज। प्रिवेंशन, किस किस तरीके से हम डोमेस्टिक वायलेंस को या वायलेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं? एजुकेशनल स्टेटस को इंक्रीज़ कर सकते हैं वुमेंस के, कि वो सहें नहीं, वो सहना छोड़ दें, वो जवाब देना चालू करें और अपने हक़ के लिए लड़ना चालू करें। तो उनके लिए उनको एजुकेशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना होगा कि वो अपने हक़ के, अपने अधिकार के लिए लड़ें। और गर्ल्स को और वुमेन को अपॉर्चुनिटीज़ देनी होंगी कि वो भी आगे बढ़ सके और एक अपना सोसाइटी के अंदर अपना नाम बना सके। सेक्सुअल एजुकेशंस गर्ल्स को अर्ली एज में प्रोवाइड करनी होंगी ताकि वो ये तय कर सके क्या सही है और क्या गलत है। गर्ल्स के सेल्फ इस्टीम को इम्प्रूव करने के लिए प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करना होगा। जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करना होगा, यानी कि लैंगिक तौर पर समान, लड़का लड़की एक समान है, इस सोच को बढ़ाना होगा। और गर्ल्स को और वुमेंस को अवेयर करना होगा उनके राइट्स के बारे में, उनके पास क्या क्या अधिकार है, उनके पास क्या क्या पावर है, उनको वो कैसे यूज़ कर सकती हैं। और वायलेंट एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट वो कैसे दूसरी वुमेंस को भी एनकरेज कर सकती है कि जहाँ पर वायलेंस हो रही है उसके अधिकार के लिए आप लड़ो, वो खुद भी पावरफुल हो और को भी पावरफुल करे। नेक्स्ट इश्यू है हमारा टीनेज प्रेगनेंसी। सो टीनेज प्रेगनेंसी को हम कब कह सकते हैं कि जब 13 से 19 ईयर्स के बीच में अगर कोई गर्ल प्रेग्नेंट होती है तो हम उसे टीन एज प्रेगनेंसी कहेंगे। और टीनेज प्रेगनेंसी प्रिवेंशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ इश्यू है, यूथ की क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ इश्यू है, क्योंकि इसके साथ में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एडजेसेंट इश्यूज़ हैं, या हम कहें बहुत सारे ऐसे आसपास के बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं टीन एज के अंदर। उनको एजुकेशन पे ध्यान देना है, उनको अपना करियर पे भी ध्यान देना है, और अगर उस समय प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो जाती है तो ये उनकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और हो सकता है कि उनको HIV एड्स का या STDs का इन्फेक्शन हो जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए मेन बेसिक चीज़ वही है कि एक एज अप्रोप्रिएट सेक्सुअल एजुकेशन बच्चों को ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए। प्रिवेंशन, एब्सटिनेंस, प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, talking to teens about outcome and risk factor of pregnancy, and comprehensive sex education related to their age. Risk factors, साइन एंड सिम्टम्स, टीन एज के अंदर हम प्रेगनेंसी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सो मिसिंग पीरियड्स, नोज़िया, वोमिटिंग, ब्रेस्ट चेंजेस, एनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस का मतलब होता है थोड़ा प्रेशर देने पे पेन का फीलिंग होना। यूरिनेटिंग मोर ऑफन, यानी कि यूरिनरी फ्रीक्वेंसी जो कि एक प्रेगनेंसी का सिम्टम है। बेबी मूवमेंट, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनसे प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो सकती है। डायग्नोसिस, हम कंफर्म डायग्नोसिस कैसे करें? यूरिन प्रेगनेंसी
किट आते हैं जिसके अंदर ह्यूमन gonadotropin हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है और 97% ये एक्यूरेट होता है। और ये कब बेस्ट होता है, जो फर्स्ट यूरिनेशन है, अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट यूरिनेशन को प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर डाला जाता है, जिससे उसमें रिज़ल्ट पता लग जाता है कि प्रेग्नेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेक्स्ट बात की जाए, ब्लड टेस्ट जो है अर्ली डायग्नोसिस के लिए होता है, वही HCG हार्मोन को ब्लड टेस्ट में चेक किया जाता है, जो कि अर्ली डायग्नोसिस दे देता है प्रेगनेंसी का। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरीज़ हो तो मेरे email ID पर आप संपर्क कर सकते हैं, abhilasha.verma.567@gmail.com।